क्या हो रहा है एग्जैक्टली पाकिस्तान के साथ? अजम्पशन हमेशा था कि हिंदुस्तान बड़ा देश है, हिंदुस्तान को मैच्योर बनना चाहिए, पाकिस्तान ये बिगड़ा हुआ बाप का बिगड़ा हुआ औलाद है। खालिद किदवाई ने ये भी बोला था कि भाई पानी रोकोगे तो हम न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमने तो बाढ़ क्रिएट कर दिया, तो हम रोक नहीं रहे हैं, हम आपको और फ्लड कर रहे हैं। जियाउल हक का प्रमोशन सब कुछ मिला क्योंकि उसने जॉर्डन के महाराजा के लिए जाके फिलिस्तीनियों को हजारों में मारा था। जियाउल हक के हाथ पे ज्यादा फिलिस्तीनी खून है नेतन्याहू से ज्यादा। बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, these are the only countries left now जहां ये mobs come out and kill people. This has a lot to do with religion plus your level of development. It is a feudal system. Everybody who's in that system is invested in that system. कौन उसको तोड़ेगा? Imran Khan, even though he came from that system, was the only guy who was willing to show that he was willing to break that system to some level. आपको अगर मैंने जलील कर दिया भरे महफिल में, आप उसको डील नहीं कर सकते. That is why you have to publicly humiliate Pakistan every time for it to actually follow orders. ये deniability उसके चक्कर में वो कंट्रोल ही खो बैठे अपने देश का. If Muhammad was the final prophet and it was meant to sort everything, why are there so many problems in Muslim countries? Does that start from कि जो आर्मी को इतनी पावर्स दे रखी है, मतलब हाउ मच लैंड दे ओन इन पाकिस्तान, व्हाट काइंड ऑफ मनी दे हैव, इट इज रिडिकुलस. एक सोसाइटी जो इस हद तक जा चुकी है, एंड देयर आर पीपल हु आर यूज्ड टू दिस, उनसे तो हम किसी चीज़ की अपेक्षा रख ही नहीं सकते. डिसइंटीग्रेट होने के बाद में, डू यू थिंक दैट पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु देश, वॉट एवर, दैट विल बी अ सेफर ऑप्शन फॉर अस एज अ नेशन? Not necessarily a safer option. Very risky. Now the question is, do you want to take that risk? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रोक कौन रहा है? नमस्ते, जय हिंद. मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की. आज के इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट है अभिजीत अय्यर मित्रा, जो कि एक डिफेंस एनालिस्ट है. इस पॉडकास्ट पे हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में. हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के इतिहास के बारे में. हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में. वी ऑल नो कि पहलगाम में कुछ दिनों पहले क्या हुआ था और उसके रिटेलिएशन में भारत ने क्या किया. हमने कंडक्ट किया ऑपरेशन सिंदूर. बट ये जो भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस है, ये इतने आड़े टेढ़े क्यों है? पाकिस्तान हर बार ऐसी हरकतें क्यों करता है? टेरर अटैक्स क्यों करवाता है भारत पे? इसे जानने के लिए हमें इसके इतिहास को जानना होगा और इस पॉडकास्ट में आपको ये सब कुछ जानने को मिलेगा. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, let's start this podcast in 3, 2, 1. अभिजीत, आपका स्वागत है एक बार फिर से शो पे. हमने आई थिंक पिछली बार 1 साल पहले रिकॉर्ड किया था, ऑलमोस्ट इसी टाइम पे था वो भी. अ लॉट हैज़ चेंज्ड ओवर द 1 year, बट अभी जो एक सिचुएशन बनी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अब तक कश्मीर में सब कुछ ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370, बट नाउ सडनली इट फील्स लाइक कि वो एक स्प्रिंग को आपने दबा के रखा था एंड नाउ यू हैव लेट गो द प्रेशर ओवर इट एंड वो उड़ गया है अब. तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली? पाकिस्तान के साथ? एवरीवेयर. Well, first thanks for having me on. Yeah. It's always fun being here. देखिए, पाकिस्तान के साथ ना हमेशा ये आपको याद है ये शोले पिक्चर सबसे ज़्यादा चली थी. वो क्या 15 साल चली थी एक फिल्म थिएटर में, शायद 15-20 हाँ, साल हाँ. ऐसे कुछ, एक थिएटर में 20 साल तक चली वो. और उसमें क्या था कि एक्चुअली शोले का एग्जाम्पल ठीक नहीं है. ये लव स्टोरी होते हैं ना हिंदी पिक्चरों में. क्या होता है उनमें? लड़का होता है, लड़की होता है, लड़का लड़की का प्यार होता है, लड़का लड़की के माँ बाप उसको अपोज करते हैं, आखिर में या तो वो शादी कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो खुदकुशी कर लेते हैं. ठीक है, यही स्टोरी होता है. कोई डिफरेंस नहीं है इसमें. ये अभी जो निकला था ये रणवीर का पिक्चर, क्या वो बहुत वायलेंट था. क्या कौन सा था वो? एनिमल. राइट. उसमें भी ठीक है, कैरेक्टर बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, सेट बदलता है, नाम बदलता है, लोकेशन बदलता है, बट अदरवाइज द सेम. और बीच में 1-2 गाने होते हैं, 15-20 गाने होते हैं. ठीक है, इंडिया पाकिस्तान वाज लाइक दैट. ठीक है, अजम्पशन हमेशा था कि हिंदुस्तान बड़ा देश है, हिंदुस्तान को मैच्योर बनना चाहिए,
पाकिस्तान ये बिगड़ा हुआ बाप का बिगड़ा हुआ औलाद है, वो हमेशा ये करेगा। तो पाकिस्तान ने कुछ किया भी तो हिंदुस्तान को ही उसको डीएस्केलेट करना पड़ेगा। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हाँ, यानी कि बच्चे ने जाके किसी को मार डाला अपने Hyundai गाड़ी से, माँ बाप को ही उसका नतीजा झेलना पड़ता है ना, फाइनेंशियल नतीजा। तो यही हमेशा अजम्पशन था। लास्ट टाइम भी जब हमने बालाकोट में किया था, यही अजम्पशन था कि भाई पुलवामा तुमने किया, हमने बालाकोट किया, पर तुम उसके साथ टेक्निकली 1 to 1 रुक जाना चाहिए, ठीक है ना। पर अगले दिन उन्होंने वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया जिसमें वो अभिनंदन वर्तमान का प्लेन गिरा था एंड थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद ही रुका था, ठीक है ना। यानी कि शुरू भी वही करते थे, खत्म भी वही करते थे। तो वो हमेशा बोलते थे हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। इस बार क्या हुआ है कि हम वो करने के लिए तैयार नहीं हैं, और ये एक किस्म से धंधा बन गया था। कैसे धंधा बना मैं आपको बताता हूँ। ये अमेरिका में जो थिंक टैंक्स है ना, इनका कैसे कारोबार चलता है कि आप अगर एक सिचुएशन को एक्यूरेटली आप मॉडल कर सकते हो, यानी कि 70% नहीं चाहिए, अगर आप 55 से लेके 60% तक अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये करने वाला है और वो करने वाला है, आपका करियर सेट है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो ये बहुत सारे ये एकेडमिक लिटरेचर निकालते थे कि साउथ एशिया में यही है, और अगर हिंदुस्तान ने कुछ और किया, वो युद्ध मर्यादा को तोड़ रहा का उल्लंघन, वो महाभारत में होता था ना, भ्राताश्री ये युद्ध मर्यादा का उल्लंघन है, उस टाइप। तो बहुत ये इंटेलेक्चुअल प्रेशर बना हुआ था कि हमेशा यही होते रहेगा। वापस वही जाके एक बार रणवीर का पिक्चर, एक बार संजय कपूर का पिक्चर, एक बार सिद्धार्थ मल्होत्रा का पिक्चर, पर स्टोरी वही रहेगा, यही था, ठीक है। इस बार हमने वो तोड़ दिया है। तो अमेरिका में लोग बहुत गुस्से में हैं, थिंक टैंकर्स, सरकार नहीं, थिंक टैंकर्स, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इन्होंने हमारे रोटी पे थूक दिया, हमको रोटी कौन देगा। पाकिस्तान डरा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान को पता नहीं है कि भाई ये स्क्रिप्ट क्या हो गया, ठीक है। नॉर्मली ऐसे नहीं होता था, इस बार क्या हो गया, राइट। तीसरा, हिंदुस्तान में एक डर है कि भाई देखो, स्क्रिप्ट से अगर एक्टर और एक्ट्रेस स्क्रिप्ट ने एक बार तोड़ दिया ना, या तो वो सुपर हिट हो सकता है कि वो इम्प्रोवाइजेशन के बेसिस पे ही वो सुपर डुपर हिट हो जाए, ठीक है, नहीं तो फिर महाफ्लॉप भी हो सकता है। वी डोंट नो सो दैट इज व्हाट इज हैपेंड। ओके, बट डू यू थिंक कि मतलब नाउ तो हमने ऑप सिंदूर किया है एंड वी हैव हिट क्रिटिकल टारगेट्स ओवर देयर, पर ये तो हमने पहले भी किया था, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे तब भी किया, बालाकोट में भी हमने सेम चीज़ की, बट ये चीज़ रुकती ही नहीं है। हाँ, तो देखिए उधर हमने क्या किया था, सर्जिकल स्ट्राइक जिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने पुलवामा किया था, बस उन्हीं के ट्रेनिंग कैंप को हमने मारा था। उसमें एक नियम हमने तोड़ा, नियम माने ये लोग बोलने वाले नियम, ये कोई युद्ध नियम, ये इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ठीक है, कि कश्मीर का बदला आप बस कश्मीर में ही दोगे। हमने जाके खैबर पख्तूनख्वा में किया। युद्ध में भी हमने पहले खैबर पख्तूनख्वा में इतनी अच्छी तरह से स्ट्राइक नहीं किया था, हमने बहुत अच्छा स्ट्राइक किया था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक स्ट्राइक किया था एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमको किया था, इस बार हमने 4-5 टेरर ऑर्गेनाइजेशन के पीछे गए हैं। जब हमने वो स्ट्राइक किया था, हमको 5 साल का राहत मिला था, ठीक है, क्योंकि हमने उनका जो मास्टर्स क्लास था और जो 2 साल को जो पीएचडी का क्लास था, और फिर वो इनटेक होता है ना हर कंपनी में, उनको मार डाल दिया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो 5 साल के लिए कुछ नहीं कर पाए। फिर उन्होंने पिछले साल रियासी किया था। रियासी शुड हैव बीन अ लॉट वर्स, इट वाजंट, पर ये बहुत ये था। तो इसमें क्या हुआ कि हमने निर्णय ले लिया कि भाई देखो ये क्या होता है ना, हमको तो हमेशा पता था वो क्या होता है ना, कि अलग अलग जो मज़हब होते हैं ना उधर, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सलाफ़ी, वहाबी, हर बंदे का एक
टेरर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जैसे दिल्ली में अगर आप आते हैं, हर स्टेट का, जैसे हर देश का एम्बेसी होता है, हर स्टेट का भी उधर तमिलनाडु भवन होता है, कर्नाटका भवन होता है, आंध्रा भवन होता है, सिक्किम भवन होता है। वैसे ही ना हर 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 स्कूल विद इन इस्लाम हैज़ टू हैव अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, कि उनको दिखाना है कि हम पाकिस्तान के वफादार नागरिक हैं करके, ठीक है। अब क्या होता था कि हमको 15-20 साल से हमको पता है कि द सुन्नी ऑर्गेनाइजेशंस मेंबरशिप थोड़ा सा ओवरलैप हो सकता है। आप एक बार लश्कर तैयबा में हो सकते हैं और हिजबुल मुजाहिदीन में जा सकते हैं। नहीं तो फिर अगर वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो क्या होता है, वो नया ग्रुप तैयार कर लेते हैं, TRF जो द रेजिस्टेंस फोर्स जिसने पहलगाम किया। नहीं तो फिर वो क्या करते हैं कि अगर सैंक्शंस लग गया ना लश्कर तैयबा पे, तो एकदम नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं। और वो बोलते हैं भाई हमने तो सैंक्शंस लागू कर दिए, फिर ये क्या है, ये तो नया ऑर्गेनाइजेशन है सर। अगर आप इन पे बैन लगाना चाहते थे तो इनका नाम लेना चाहिए था, आपने तो उनका नाम लिया। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे होते रहता है। तो हमने क्या किया इस बार, जो हमने बालाकोट में एक जगह पे एक ऑर्गेनाइजेशन पे किया, इस बार हमने 5 ऑर्गेनाइजेशन पे 9 जगह पे 21 स्ट्राइक किया। ओके, तो वो बेसिकली क्योंकि पिछली बार हमने एक ही जगह पे किया था तो उसके लिए हमें 6-7 साल का ये एक गैप मिल गया। हाँ, बट नाउ क्योंकि हमने एक इतना बड़ा स्ट्राइक किया है तो प्रोबेबली इट कुड बी लाइक 2 decades वर्थ ऑफ नहीं ऐसा नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि देखिए जो हमने डिस्ट्रॉय किए हैं, जो पंजाब में हैं वो उनका मास्टर्स क्लास है, रिक्रूटमेंट और मास्टर्स क्लास। जो POK में है वो एक्चुअल फील्ड ट्रेनिंग है, यानी कि वो आपका इंडक्शन, रिलायंस में इंडक्शन होता है, आपका 1 साल प्रोबेशन होता है ना। अरे भाई मुकेश भाई मेरे को सू मत कर देना, ठीक है। जो इंडक्शन होता है जिसपे जॉब ट्रेनिंग होता है वो फॉरवर्ड बेसिस हैं जो POK में है, ठीक है। नाउ जो हमने मार डाले हैं ये भी हमको 5 साल का राहत ही देगा, क्योंकि वो लगभग 5 साल लगता है ठीक से एक आतंकवादी को ट्रेन करने के लिए। तो इस बार भी हमको 5 साल का ही मिला है, पर हमको सब ग्रुप से छुटकारा मिला है 5 साल के लिए। ओके, सो वो पहले जो एक ग्रुप से मिलता था बट उस टाइम में कोई और अटैक कर सकता था। बट टेल मी द रीज़न, ये जो अभी द रेजिस्टेंस फ्रंट या कश्मीर फ्रंट इस नाम से जो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी सिमिलर प्लेबुक टू हमास, जो वो लोग जिस तरह से पैलेस्टीन में करते थे। एंड देयर वर रिपोर्ट्स कि बहावलपुर में हमास वाज देयर, कश्मीर सॉलिडारिटी डे में भी वो लोग आए थे। इज दिस ISI यूजिंग दैट सेम प्लेबुक? नॉट रियली। तो उधर क्या हुआ था, जो अक्टूबर 7 में जो इजराइल में हुआ था, सबको मार डाला, बच्चों को, कुत्तों को, बिल्ली को, बुढ़े को, बुढ़िया को, पूरे खानदानों को मार डाला। इधर चुन चुन के मजहब देख के मारा गया। सो इट इज़ नॉट द सेम। इट इज़ नॉट द सेम ऑल्सो डिफरेंटली, क्योंकि कश्मीर में जब भी आतंकवाद हुआ है, पंजाब में भी इफ़ यू नोटिस यही होता था, ट्रेन को रोक के देखते थे किनका पगड़ी है, जिनका पगड़ी है वो नहीं मारे जाते थे, जिनकी पगड़ी नहीं थी अगर आप कटसर भी थे आपको मार डाला जाता। ओके, सो पीपल हैव फॉरगॉटन, क्योंकि वो 1980s वाला जनरेशन आजकल ज़्यादा बात नहीं करता है, बट दैट इज़ व्हाट यूज्ड टू हैपन इन द पंजाब इंसर्जेंसी। तो इसमें बहुत ये जो हुआ है ये बहुत अलग का है। हमको क्यों वही लगता है, क्योंकि विजुअली जो वो नोवा फेस्टिवल में हुआ था ना, वो म्यूज़िक फेस्टिवल में जहाँ लोग खुशी मना रहे थे और बड़े से मेडो में जाके, जो हरियाली मेडो था, उधर जाके लोगों को मारना शुरू किया। इधर भी वैसा ही था, वो जश्न का माहौल था और उसमें जाके, इसीलिए हमको लगता है विजुअली दे आर द सेम, बट ऑपरेशनली एंड अदरवाइज एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क। ओके, बट हमास कर क्या रहा है यहाँ पे? तो हमास हमेशा नाम के वास्ते एक दूत भेजता है इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को ऑल अक्रॉस द ग्लोब। हाँ, अब देखिए हमास एंड हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, ये सब कॉम्पिटिटर हैं। ये नहीं है कि हमास बंदे कश्मीर को अपना जंग समझते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, इन लोगों को वैलिडेशन, जैसे हम लोगों को गोरा वैलिडेशन चाहिए होता है ना। हिंदुस्तानी अगर बोले कि भाई देख वो सूरज ना पूरब से आता है और पश्चिम में ये होता है, घास हरा होता है, आसमान नीला होता है, बोलेंगे चल फुटबे। पर गोरा ने आके बोला कि यही शब्दों में बोला, वाह यार, न्यूज़पेपर में चलाओ, हेडलाइंस में चलाओ, अमेरिकन न्यूज़पेपर ने बोला है हिंदुस्तान सबसे अच्छा है। भाई मैं 100 बार बोलता हूँ कि वो क्यों नहीं चलाते हो, ठीक है ना। तो हम लोगों का भी ये गोरा ये है। इन लोगों का क्या है,
क्योंकि एक सलाफिज्म में, इवन दो सलाफिज्म इज वन स्कूल, इट इज नॉट ऑल द स्कूल्स, ये एक नॉर्मलाइज हो गया है कि जो अरब इंटरप्रिटेशनल सुप्रेमेसी है कुरान का, वो एब्सोल्यूट है। ओके। जो अरब लोग जो उसी लाइफस्टाइल में रहते हैं जैसे रसूल रहते थे, उन्हीं को इसको कंटेक्चुअली इंटरप्रेट करना आता है। ठीक है, आप अगर हिंदुस्तान में रहते हो, आपको वो कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, आपको वो कल्चर नहीं पता है, यू आर वेरी डिफरेंट, सो यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट। तो जैसे हम गोरे लोगों को हर प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं ना, नाम के वास्ते एक गोरा दिखाने के लिए, वैसे ये लोग, उनको एक अरब चाहिए होता है। और अगर फिलिस्तीनी आ गया, उनका वो जो जिहादिस्ट क्रेडेंशियल्स है ना, वो होता है। अब पैलेस्टीनियन की नज़र से देखिए, हमास के दृष्टिकोण से देखिए, भाई मेरे को अटेंशन मिल रहा है, मैं तेरे को काय का अटेंशन दूं? मैं अपने युद्ध के लिए मैं फंड रेजिंग कर रहा हूँ, मैं काय का तेरे लिए फंड रेज करेक्ट, मेक सेंस। हाँ, मेरा पैसा कम हो जाएगा। और ये पहले भी बोल चुका हूँ कि ये जो खालिद मशाल है, वो इस्माइल हानिया, वो सब, वो तो अरबपति थे। कितना अरब हो के अरबपति थे, आई मीन मल्टी करोड़पति, जस्ट इन केस यू डिडंट गेट दैट। वो ठीक है, मुकेश अंबानी तो नहीं थे, पर आनंद महिंद्रा के लगभग थे वो लोग। खुद पैसा एम्बेजल करके बहुत अमीर बन गए थे। जो इस्माइल हानिया का जो बेटा है, जो कतार में रहता है, वो रोल्स रॉयस ड्रॉप हेड कूपे चलाता है, पता है? हाँ, सीरियसली? हाँ हाँ, वो 7-8 करोड़ का है। Okay. हाँ, उसके लोग मर रहे हैं, वो बोल रहे हैं ओपन एयर प्रिजन है, पानी नहीं है, खाना है। भाई तू कतार में बैठ के 7 करोड़ की गाड़ी ले रहा है, और बेशर्मी से उसका जो रिट्रैक्टेबल रूफ है उसको नीचे करके सिगार लगा के घूम रहा है। अच्छी बात है भाई। सो दे आर इन कॉम्पिटिशन, सो दिस इज, वी आर नॉट वरीड अबाउट दिस। ओके, बट अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे जो अपोजिशन में भी थे कुछ लोग, उन्होंने अक्यूज़ किया कि दिस वाज इंटेल फेलियर, आर्मी का फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर, गवर्नमेंट फेलियर, हर तरह का फेलियर था। व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग? क्योंकि मैंने आर्मी से भी लोगों से बात किया, एंड देव टोल्ड मी कि वो बॉर्डर इतना पोरस है कि वहाँ पे अगर आप 1 लाख लोगों को भी खड़ा कर दो, स्टिल देर आर चांसेस कि कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। ऑल्दो हम रहते हैं वहाँ पे, हमारा ध्यान है, और न्यूज़ में भी आते रहता है कि आज इतने लोगों को मारा जो इन्फिल्ट्रेट करना चाह रहे थे। बट ये हमसे एक फेलियर हुआ है या नहीं? अभी कहना मुश्किल है। जो उसके बाद जो मिलिट्री एक्शन जो आज रात को शुरू हुआ, उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा जब तक युद्ध ख़त्म नहीं होता है, ठीक है? आई डोंट थिंक इट्स वेरी अप्रोप्रिएट टू टॉक अबाउट इट। पर जो पहलगाम में हुआ, उसमें क्या था कि इंटेल फेलियर तब होता है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन था, शक नहीं, इंफॉर्मेशन था कि यहाँ पे ये होने वाला है। अगर आपको पता नहीं था, वो इंटेल फेलियर नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज इज नॉट इंटेल फेलियर। आप कभी भी जान नहीं सकते हैं कि भाई, एक पति को पता नहीं होता है खुद अपनी पत्नी क्या सोच रही है, क्या कर रही है, वो इंटेल फेलियर होता है क्या? नहीं, इट्स जस्ट दिस थिंग। सो हमको, मैं बताता हूँ आपको क्या सारी चीज़ें पता थे हमको। पहले हमको पता था कि वो BLA, बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो जो ट्रेन पे स्ट्राइक किया था ना 2 महीने पहले, जफार एक्सप्रेस, हाँ, वो पाकिस्तानियों पे, हम पे ब्लेम लगाया था। यानी कि वो हमारे को दोषी ठहराते थे, यानी कि हमारे को कुछ करने वाले थे। फिर आया वो पागल जो है आसिम मुनीर, उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसका वो स्पीच तो सभी ने सुना था, वो पागल हो गया था। एक्चुअली इट वाज स्मार्ट, बट पागल नहीं है वो, पागल करने का वो ढोंग कर रहा था। एनीवे, तीसरा था कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं। हमेशा जब अमेरिका के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति आते हैं, कुछ ना कुछ इधर होता है। राइट, ये पहले भी हो चुका है। जब क्लिंटन आए थे 1999 में, चित्ती सिंहपुरा मैसेकर हुआ था। जब 2006 में जॉर्ज बुश आए थे, तो उसके 1 महीने बाद डोडा मैसेकर हुआ था। पर हमको पता है कि वो जो अल्टीमेटली डोडा में हुआ, वो पहले ही होना था। तीसरा था कि ये जो पूरा बराक ओबामा का प्रेसिडेंसी था, वो 2 बार आया था हिंदुस्तान। दोनों बार उनको, क्योंकि कर्फ्यू लगा दिया गया था पूरे कश्मीर में,
वायलेंस स्पाइक हुआ पर मैसेकर्स नहीं हुए उस टाइम पे। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप आए वो दिल्ली राइट्स हुए थे, उसी दिन दिल्ली राइट्स हुए थे। Right. डू यू रिमेंबर दैट Yeah, इज द yeah. डे द दिल्ली राइट्स स्टार्टेड। सो इसका एक पैटर्न है, तो आपको पता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, पर कहाँ होने वाला Hmm. एग्जैक्टली कहाँ होने वाला है, क्या होने वाला है, बम ब्लास्ट होने वाला है। नाउ इसका सोल्यूशन आसान सा है कि आप पूरे कश्मीर में उस दिन जब तक JD वांस इधर थे आप उधर कर्फ्यू लगा दो। कर्फ्यू लगाते तो लोग क्या बोलते, भाई इतना अच्छा सा इकोनॉमी चल रहा है आपने कर्फ्यू लगा दिया। Hmm. बट सी दिस गोज सेम फॉर बॉम्बे 1990s एंड 2000s। इधर हर 2 साल बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता था ट्रेन में या कहीं पे, 200-300 लोग मरते थे। सब बोलते थे स्पिरिट ऑफ बॉम्बे कुछ नहीं था, लोगों को कमाई करना था, इसीलिए वो बम जान के भी जाते थे ट्रेन पकड़ के, है ना। ये कोई स्पिरिट ऑफ बॉम्बे नहीं Correct. है। हाँ. सो क्या आप बॉम्बे को बंद करते पूरा 1990 में या 2000 में जब भी नहीं. आपको लगता है? यू डोंट, यू कांट, यू फिजिकली कांट। पीपल हैव अ Correct. राइट टू लाइवलीहुड, ठीक है। इधर आपको इधर तो पता ही नहीं था कि वो कहाँ अटैक करने वाले हैं। सो इट इज नॉट एन इंटेल फेलियर। आई डोंट नो हाउ टू क्लासिफाई दिस, बट इट इज नॉट एन इंटेल फेलियर टेक्निकली। But is it a failure? इज इट? सी, इट्स इम्पॉसिबल। आप कभी भी टेररिज्म के साथ 100% सक्सीड, देयर इज नो सच थिंग Of course, right. so it's impossible to say failure. See with Israel जो 7 अक्टूबर को हुआ था, बहुत लोगों ने लिखा है इंटेल फेलियर है। इट इज नॉट एन इंटेल फेलियर, Hmm. इट वाज एन ऑपरेशनल फेलियर। Okay. क्योंकि आपने इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पे इतना भरोसा रखा, एक दीवार, एक स्टैटिक डिफेंस पे इतना भरोसा रखा, और तुम्हारा इंटेलिजेंस रीडिंग का जो इट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट इन इजराइल, Hmm. उस पे आपने इतना विश्वास किया। सो दैट वाज एन ऑपरेशनल फेलियर। Hmm. When you say intel failure, there was only one officer, a female officer, who predicted that Israel was going to do this. Now, when 100 other people are saying they are not going to do this, one person is saying they are going to do this. It then goes to क्या हमारे डिफेंसेस सही हैं? भाई डिफेंसेस को अभी तक ब्रीच नहीं Hmm. किसी ने किया है, तो ये अगर सही भी हैं, इनको कैसे ब्रीच कर पाएंगे? Right. क्योंकि उस महिला ऑफिसर ने भी ये नहीं, एक प्लान नहीं बनाया था कि कैसे ब्रीच करेंगे। Hmm. सो यू कांट, इज इट रियली एन इंटेल फेलियर? आई डू नॉट कंसिडर दैट। इट इज एन ऑपरेशनल फेलियर। Okay. Okay, it is a very severe operational failure. Hmm. It is a conceptual ideological failure. Intel failure, I think not. I Right. think people overuse this term. For me, Intel failure बहुत साफ है। आपको स्पेसिफिक इंटेल था, कहाँ होने वाला है या क्या होने वाला है एंड कब होने वाला है। आपने वो इंटेल को फ्यूज नहीं किया और वो हुआ। Hmm. इधर हमको पता लगाना है कि क्या इंटेल था और वो फ्यूज हुआ। ईदर वन ऑफ देम, Hmm. लैक ऑफ फ्यूजन और द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटेल constitutes intel failure. Got it. Okay. Hmm. एंड इफ यू न्यू होने वाला था, इस जगह पे होने वाला है, इस टाइम पे होने वाला है, और आपने नहीं किया, दैट देन बिकम्स एन ऑपरेशनल फेलियर। क्योंकि इंटेल ने आपको टिप ऑफ दे दिया, इंटेल ने अपने काम कर दिया, Right. आपने कुछ नहीं किया उसके बारे में। Hmm. But tell me about this, क्योंकि जब भी ये इंडिया पाकिस्तान के साथ में कुछ भी होता है, the whole world has just one thing on their lips, which is कि it will be a nuclear war, वहाँ तक बातें पहुँच जाएगी. But your specialization, if I'm not mistaken, limited nuclear, warfare yeah. and nuclear. Tell me, ये threshold break किए बिना, how do we retaliate? ये अटैकिंग अंडर द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड ये पाकिस्तान ने पहले किया था कारगिल में, ठीक है। इसमें बहुत रूम फॉर मनूवर है। As in? जैसे ये पाकिस्तानी जनरल थे किदवाई, Hmm. forget his first name, but जनरल किदवाई, वो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के कमांडर थे उनके। उन्होंने बोला था 4 थ्रेशोल्ड्स हैं। पहला था स्पेशल थ्रेशोल्ड, खालिद किदवाई। खालिद किदवाई, स्पेशल थ्रेशोल्ड कि आप आएंगे
और जितने अगर बहुत ज़्यादा ज़मीन ले लिया, हम आप पे न्यूक्लियर बम फेंकने का हक मानते हैं। दूसरा है मिलिट्री थ्रेशोल्ड, इफ़ यू डिस्ट्रॉय हमारे बहुत सारा फौज आपने तबाह कर दिया तो हम न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करेंगे। तीसरा है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, आपने हमारी अर्थव्यवस्था पे इतना भारी हमला मोला या सैंक्शंस द्वारा ये किया, हम उस पे करेंगे। चौथा सी, उसने वाटर भी बोला था, बट वाटर इज़ नॉट टेक्निकली, बट ही ऑल्सो सेड इन अ डिफरेंट इंटरव्यू कि पानी ने आपने अगर रोका वो भी हम मानेंगे। बट द फोर्थ टेक्निकल थ्रेशोल्ड इज दिस थिंग, द पॉलिटिकल थ्रेशोल्ड। अगर आपने बहुत डिस्टेबलाइज कर दिया, अब देखिए अगर डिस्टेबलाइज कर दिया, व्हाट यू मीन डिस्टेबलाइज? बलूचिस्तान में जो हो रहा है या खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, आर यू गोना थ्रो न्यूक्लियर बम ऑन दैट फॉर अस? जब वो पूरा टीटीपी का ये चल रहा था, जब अमेरिका अफगानिस्तान में था, वो क्या इस्लामाबाद से 20-30 किलोमीटर दूर पे थे तालिबान, राइट? तब आपने हम पे हमला किया नहीं ना। सो व्हाट इज द वे ऑफ लुकिंग एट इट? देयर इज ऑलवेज रूम अंडर द थ्रेशोल्ड। द क्वेश्चन इज, आप क्या वो चांस लेना चाहते हैं? क्योंकि खालिद किदवाई ने ये भी बोला था कि भाई पानी रोकोगे तो हम न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली वो आर्थिक काफ़ी तबाही मचा देगा, ठीक है, ओके। पर हमने तो बाढ़ क्रिएट कर दिया ना, तो हम रोक नहीं रहे हैं, हम आपको और फ्लड कर रहे हैं। आपने मांगा, हम छप्पड़ फाड़ के दिया खुदा की तरह, ठीक है, तो आप हम पे न्यूक्लियर बम फेंकेंगे, ठीक है। अब समझ लो मैं उसको रोकना चाहता हूँ, मैंने नया डैम बनाना शुरू कर दिया। डैम कैसे बनता है पता है आपको? अगर ये नदी है, ठीक है, इस पे अगर डैम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले इधर एक डाइवर्ट बनाऊंगा, राइट। वो पानी पहले इधर से जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर ये पार्ट, जो ये पार्ट है, ये सूखा हो जाएगा, इसमें मैं डैम बनाना शुरू करूँगा। उसके बाद मैं इसको बंद करके इसको खोल दूंगा ताकि नदी वापस इधर जाए, और इसमें वापस मट्टी डाल दूंगा इस डाइवर्ट पे, ठीक है। किस स्टेज पे आप बॉम्ब करोगे? अगर मैं खुदाई के टाइम आप बॉम्ब करोगे, आप क्या 20-30 करोड़ का बम्ब आप एक खुदाई पे मट्टी पे फेंकोगे? नहीं। फिर अगर सीमेंट जा रहा है आप उस पे करोगे, पर हमने पानी तो रोका नहीं है, पानी तो इस साइड से जा रहा है भाई, तो कैसे आप रोक रहे? ये इलीगल है। फिर जब हमने इसको बंद कर दिया और इसको खोल दिया, आप कैसे स्ट्राइक करोगे? क्योंकि हमने पानी को रोका नहीं है। फाइनली जब हमने पानी रोक दिया, अगर आपने बम किया, आपके इधर बाढ़ आ जाएगा, राइट। तो आप किस स्टेज पे बम मारोगे? समझ रहे हो ना? Now the question is, do you want to take that risk? Because a risk can pay off, or a risk can go horribly wrong. It's like that. Okay, but why do ये, मतलब लोगों में ये वाली एक जो सोच आती है कि पहली चीज़ तो पाकिस्तान हम पे स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का अटैक करवाता है, देन हम रिटेलिएट करते हैं, एंड देन ओनस भी हम पे ही है कि हम पीस लेके आए, जबकि हम तो पीसफुली रह रहे थे। तो वाई डू वी आर द पीपल, मतलब जो हम तो विक्टिम्स है उस वायलेंस के, हम परपेट्रेटर्स नहीं है, एंड स्टिल द वर्ल्ड आस्क्स अस कि हम उसको क्या, व्हाट इज द वर्ड, डी-एस्केलेट करें। व्हाई इज दैट? बिकॉज दैट्स द पैटर्न। क्योंकि ये एक ऑडियंस है जो वही टाइप का बॉलीवुड फिल्म देखना चाहता है हर बार। इस बार रणबीर कपूर, उस अगली बार रणवीर कपूर, कौन नहीं, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, हाँ ये एक बार शमी कपूर, एक बार ये क्या सोनम कपूर, सोनम कपूर लड़का है लड़की है? लड़की है। अच्छा, ओके, दैट्स व्हाट आई थॉट। हाँ, दैट थिंग। देन एक बार सिद्धार्थ मल्होत्रा, फिर एक बार वो वरुण धवन, और कौन एक्टर है ये, यू गेट माय ड्रिफ्ट। सो जब आपको वही पिक्चर देखना है, किसी ने नया पिक्चर बना दिया, आप क्या करोगे? समझ रहे हो ना? करेक्ट। सो दे एक्सपेक्टेड टू बी द सेम थिंग अगेन, एंड द ओनली ऑप्शन उसको ब्रेक करने का है कि आप करते रहो रिटेलिएट, जितने बार वो करेंगे, ओनली देन दे विल अंडरस्टैंड, ओनली देन दे विल गेट इट। एंड आई वाज टॉकिंग टू यू ऑफ द कैमरा, एक जो वो बुक है ब्लैक वेव, एंड उसमें किम घाटस ने एक
थियोरी दी है कि 1979 वाज द ईयर व्हेन एवरीथिंग वेंट डाउन एंड फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड, एंड उसमें उसके चपेटे में मतलब भारत भी आ गया एक तरह से. एंड द थियोरी इज कि 79 में खोमेनी ने वहाँ पे ओवरथ्रो किया जो शाह ऑफ ईरान था. उसके रिस्पॉन्स में सऊदी अरेबिया ने डबल डाउन किया ऑन एक्सपोर्टिंग द सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी विच इज़ वहाबिज्म वाला जो उनका था. दिसंबर 1979 यूएसएसआर इन्वेड्स अफगानिस्तान. वी ऑल नो कि पाकिस्तान एंड सऊदी के साथ मिलके देन यूएस वहाँ पे मुजाहिदीन को भेजता है. एंड देन जिया उल हक जो 77 में आई थिंक ही केम इन टू पावर, देन 79 तक ही इज़ ऑल्सो नाउ यूजिंग दिस रिलीजियस रेडिकलिज्म एंड ही डाइवर्ट्स दोज मुजाहिदीन्स टुवर्ड्स कश्मीर. राइट. इज दिस द क्रक्स ऑफ टेररिज्म और ये इसके भी पहले जाता है? देखिए, किम घाटास isn't the smartest person in a 15,000 mile radius, so I won't take that very seriously. Yeah. This is very old. Okay. The first, you know where the word assassin comes from? Hashashin, right? Hashashum. Yeah. Who were Ismaili Shias. Today अगर आप देखो आगा खानीस, आज अगर आप हिंदुस्तान में देखोगे आगा खानी की तरह कोई ज़्यादा पेट्रियाटिक आपको शायद मिलेगा ही नहीं. बहुत चिल्ड आउट हैं, बिंदी पहनेंगे, आर्य समाज जाएंगे, डांडिया खेलेंगे. अगर पूछोगे 5 बार प्रे करते हो, छी मैंने प्रे करते टाइप्स देखे, वेरी पॉश टाइप्स. हाँ, they're the nicest people, but they also brought the most radical organization at that time, the Hashashum. ठीक है, the Nizari Ismailis, and they used to go around killing people. हशीश पे हाई होके मारते. I think Tehseen and Shehzad are Tehseen and Shehzad are Aga Khanis. Yeah, although they're not assassins. Just how do you know they're not assassins? Yeah. See, why do you think they're both fit? Makes sense. Yes. वो रात में जाके कत्ल करते. So this was the case there. उसके बाद जो अगर आप टेररिज्म देखो, पहले टेररिज्म ना बहुत मुश्किल होता है. टेररिज्म का डेफिनेशन क्या है? किलिंग डन फॉर अ पॉलिटिकल पर्पस, नंबर 1. जहां आपको टारगेट पहले नहीं पता है. इट इज़ अ टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी. इट इज़ इनडिस्क्रिमिनेट. इट इज़ नॉट मिलिट्री. अब इसमें क्या है कि ये पहले अगर आपके पास चाकू होता था या तीर होता था, आप इंडिस्क्रिमिनेटली नहीं मार सकते थे, बिकॉज यू कैन ओनली डू इट वन बाय वन. ठीक है. व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज इन दिस थिंग, इट इज ओनली द इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर एंड डायनामाइट एंड थिंग्स लाइक दैट दैट एक्चुअली स्पार्क ऑफ टेक्निकली टेररिज्म. ये प्रॉब्लम क्या होता है कि हम बोलते हैं भारत एक देश था 5,000 साल से. There was no concept of a country. The concept of India today, as you know it, as a modern political state, is very much from the Westphalian concept of a state, जो 1600 and something में ये हुआ था. ठीक है. So it's a very dicey thing. So terrorism technically is only about 200-300 years old. ठीक है. अब इसमें क्या था, जब से ये आया है, इस्लामिक टेररिज्म हैज बीन अ थिंग. इट इज़ नॉट न्यू एट ऑल. ठीक है. 40s में बहुत सारा इस्लामिक टेररिज्म हुआ था, 50s में हुआ था, 30s में हुआ था, 20s में हुआ था. कुछ नई चीज़ नहीं है. ठीक है. आप देखेंगे PLO ट्राइड टेकिंग ओवर जॉर्डन ना. पहले तो वो सब जॉर्डन गए थे. करेक्ट. उन्होंने फिर 1970 में पता क्या था, 70s में उन्होंने तो उधर के राजा को पलट के ठोक के जॉर्डन यूसअप करने की कोशिश की. जॉर्डन ने उनको कत्लेआम कर दिया और निकाल दिया. और उनका प्लेन कौन चला रहा था पता है आपको? प्लेन नहीं, उनका आर्मी कौन कमांड कर रहा था पता है? अ जेंटलमैन कॉल्ड जनरल जिया उल हक. सीरियसली? जी. जिया उल हक का प्रमोशन सब कुछ मिला क्योंकि उसने जॉर्डन के महाराजा के लिए जाके फिलिस्तीनियों को हजारों में मारा था. और अभी ये क्या फिर इनकी जिया उल हक के हाथ पे ज्यादा फिलिस्तीनी खून है नेतन्याहू से ज्यादा. Oh my God. Netanyahu has personally not killed more Palestinians than Zia ul Haq has. Damn. जी. So then ये लेबनान में भी जो युद्ध शुरू हुआ, but Jordan happened well before. सैयद कुतुब एंड हसन अल बन्ना जो मुस्लिम ब्रदरहुड के फाउंडर्स हैं इजिप्ट मिस्र से, वो तो 30s 40s 50s में थे यार.
करेक्ट, हाँ। तो ये क्या 79 में हुआ। हम्म। घाटास को कोई अपना घाटा नहीं करवाना है, फ़ायदा करवाना है, तो राइट। इसीलिए ये सब बकवास लिखती है। इसमें भी क्या है आप देख लो, दी 79 वेरी फ्यू थिंग्स एक्चुअली चेंज्ड। शिया सुन्नी डिवाइड हैपेंड अगेन, पर ये पहले भी बहुत डीप था। लोगों को, पीपल सीम टू हैव फॉरगॉटन दिस। ईरान और ऑटोमन एम्पायर के बीच में ये एक बहुत ही तगड़ा ये था कि तुम कैसे शिया बन सकते हो। जब भी ऑटोमन और सफविद वॉर्स हुए थे, इट वाज अ सफविद डायनेस्टी बिकॉज ईरान वाज अ सुन्नी कंट्री। करेक्ट। इट ओनली बिकेम शिया इन द 1500s व्हेन द सफविद्स टुक ओवर। और उनमें क्या था कि उनका एक रिचुअल है कि वो पहले 4 खलीफा को MCBC बोलते रहेंगे। देयर इज द रिचुअल कर्सिंग ऑफ द अबू बकर, उस्मान and the other two, I forget their names now. तो the Ottoman Sultan used to keep writing, आप कैसे कर सकते हो ये रशीदुन कैलिफेट है। Shias don't consider it Rashidun Yeah. Caliphate. They'll never say that was a Rashidun Caliphate. So there used to be a lot of anxiety in the this thing. बहुत religious conflict था उनके बीच में. There is nothing new about 1979 and the Iranian Revolution. Let's be very clear about it. It is not the downfall. The downfall started जब वेस्ट ने इंडस्ट्रियलाइज किया, तब पूरा दुनिया का डाउनफॉल हुआ। क्योंकि बाकी दुनिया में किसी ने भी इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया जापान के अलावा। ओके। बस जापान एक देश था जो वेस्टर्न नहीं था जिसने इंडस्ट्रियलाइज किया, और वो भी डर के मारे। 10-15 साल के अंदर उन्होंने किया, क्योंकि अमेरिकन्स ने जाके शिप, कॉमोडोर पेरी ने योकोहामा हार्बर में जाके बंदूक दिखाया, और वो बहुत डरे थे, हम कैसे इसको ये करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है हम खोल देते हैं। पर उन्होंने पहले क्या ठाना था, हम जाके ये कैसे शिप बना पा रहे हैं हम भी बनाएंगे। गॉट इट। 15 years they industrialized. Within 30 years they defeated Russia, which was an industrial power by that time. बहुत तहस नहस कर दिया होता उन्होंने रूस को। सो एक्सेप्ट जापान, सबके लिए बर्बादी थी भाई वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। राइट। ऑल्सो गुड बट ऑल्सो बैड, बट एनीवे व्हाटएवर। बट फिर ये जो पाकिस्तान में एक रेडिकल थॉट आया, इज इट, मतलब 79 वाला मैंने इसीलिए लाया था कि मुझे जानना है कि ये आया कहाँ से। बिकॉज 48 में तो उन्होंने ट्राइबल्स अपने भेज दिए थे। सो 48 में आया, 79 में आया। उसके पहले ही जिन्होंने बनाया पाकिस्तान के जो फाउंडिंग फादर्स थे, जिन्ना इज वन ऑफ देम, इनके दिमाग में था। जिन्ना के तो आई एम श्योर नहीं होगा, ही वांटेड अ लिबरल पाकिस्तान। ऑल्दो वो बहुत ही वियर्ड एक चीज़ है कि रिलीजियस, वो इधर जो बोलना था बोलता था। हाँ एग्जैक्टली। वो पति पत्नी और वो है ना उसकी तरह है। सो नहीं, वो खुद पोर्क खाता था, दारू पीता था, पर बोलता था ये सब। बट ही वॉज अ कोल्ड कैलकुलेटिंग यूजर ऑफ, he was a manipulator basically, a very low level manipulator, insecure fellow. अगर अबू बकर अल बगदादी जाके बोलते सर आप पाकिस्तान बनाओ, सर आप ही खलीफ बनने वाले हो, हम तो फुल शारिया करेंगे, जो उल्टा औरत अपना चेहरा दिखाएगी मैं बंदूक लेके उसको आपके सामने मार दूंगा। जो भी अगर सस्पिशन भी पड़े चीटिंग का, उस औरत को भरे महफिल में हम पत्थर से मार डालेंगे। और फिर आके अगर एक कौन जूनागढ़ के महाराजा जो बहुत ये, बाय द वे आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट द जूनागढ़ महाराजा आल्सो, हिज वाइफ रियली लेटर। जाते और बोलते, "Oh, Jinnah boy, I hope you're not making it a bloody Islamic state." "Of course not, old chap. I'm drinking a whiskey with you. I'm having ham sandwiches with you." ये बोल देता है, ठीक है। Which is why they're so confused. Got it. They are so confused about their identity. जब वो हमारे से सेपरेट हुए थे, वो पहले बोलते थे हम एक्चुअली वे पर्शियंस, वो बहुत फारसी बोलने का शौक था उनमें। उसके बाद जब 1979 हुआ और शिया सुन्नी स्प्लिट हुआ, they were like we are Arabs. Exactly. तो उस टाइम वो नंबर प्लेट्स आना शुरू किया था अल पाकिस्तान, क्योंकि पी नहीं है ना अरबिक में। करेक्ट। तो इट बिकेम अल पाकिस्तान।
फिर अरब्स ने स्टार्टेड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट. हम एक्चुअली टर्किश हैं. वो हाँ, कोई एर्तुगरुल है ना. मिथोलॉजिकल वो कुछ ट्रेस करते हैं अपना रूट्स. So this is how it goes about. So now it's very curious. अगर आप टर्किश हैं, the Turks take great pride in their pagan history. जो अशीना क्लैन था, जो göktürk सल्तनत था, मंगोल एम्पायर के पहले सबसे बड़ा तो ब्रिटिश एम्पायर था, उसके बाद मंगोल एम्पायर था, उसके बाद göktürk जो खानेट था वो दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था. बहुत गर्व लेते हैं उस पर. क्या पाकिस्तानी भी भाई, तू अगर अपने एक पेगन उस एंसेस्टर को कबूल कर सकता है तो पेगन इस एंसेस्टर को क्यों नहीं कर? करेक्ट. क्योंकि तू तो ऐसे लगता है नहीं. तू तो मेरी तरह काला लगता है. ओके. है ना. तेरा ये यूपी में एक वर्ड होता है बाइमंड. पता है बाइमंड? बाई माइंड. जो बाइपोलर, जो हम पोलाइटली रिटार्ड या बाइपोलर कहते हैं, वो बाइमंड कहते हैं. मेरी पूरी टीम यूपी से, so I know this. तो ये बाइमंड लोग हैं. पूरा देश ही बाइमंड है. They have always had religious fundamentalism out there. It is chronic. It has always been chronic. It is inferiority complex driven. पर देखिए, सब एब्राहमिक रिलीजन्स में ये एक हमेशा से रहा है. मैं बताता हूँ क्यों. एक तो ये है कि जब आपके पास बहुत सारे देवता होते हैं ना, तो आपको सबको खुश रखना पड़ता है. करेक्ट. जब एक है ना, आप सबको नकार सकते हो. और वो भगवान आपसे मांगता है कि आप बाकी को नकारो. ठीक है. अब दैट बाय इटसेल्फ डज नॉट मेक यू वायलेंट. करेक्ट. व्हाट मेक्स यू वायलेंट इज कांग्रीगेशनलिज्म एंड मेसायानिज्म. ये दो टर्म्स क्या हैं? कांग्रीगेशनलिज्म ये है कि एक दिन को आपके इकट्ठा होके पूजा करना है. तो यहूदी लोग फ्राइडे को करते थे. फ्राइडे रात से शुरू होकर पूरा सैटरडे को उनका शबात होता था. राइट. जो लोगों को याद नहीं है, 2000 साल पहले, आज जो आप इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हो ना, 2000 साल पहले सब यहूदी टेररिज्म के बारे में बात करते थे. ये कैसे? बहुत फंडामेंटलिस्ट थे. बट वो दूसरे जगहों पे जाके मैल नहीं फैलाते थे. ओके. उनका ये था, भाई ये हमारा देश है, हम हमारा देश हमारे नियमों से चलाएंगे. आप आके हम पे राज नहीं करोगे और इधर सबको यही करना पड़ेगा. फेयर इनफ. हम आपको कन्वर्ट नहीं करें क्योंकि हम आपको गंदा मानते हैं. क्योंकि यहूदी में आप तब तक यहूदी नहीं बन सकते जब तक कि आपकी माँ यहूदी नहीं है. ओके. आपको जन्मा हुआ होना चाहिए यहूदी. आजकल थोड़ा कन्वर्जन होता है, जैसे हम भी घर वापसी करना शुरू कर दिया है. उन्होंने भी, यू हैव टू क्लेम कि भाई मैं लॉस्ट ट्राइब ऑफ इजराइल हूँ. तो आप, तो क्या हुआ है कि मेघालय, मिजोरम, इधर कुछ कोई 5-10 शब्द उनके जो थे लोकल लैंग्वेज में, वो थोड़ा यहूदी की तरह सुनते लगता था. तो एक पास्टर ने आके बोल दिया, भाई तुम सब यहूदी हो. ये बोलते हैं, हाँ हम भी यहूदी हैं. इधर 2000 पर कैपिटा इनकम, उधर 50,000 पर कैपिटा इनकम, आप क्यों उधर नहीं जाओगे? तो उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो आपको रिलीजियस स्टडीज़ करना पड़ेगा, आपको पूरा यहूदी बनना पड़ेगा. हाँ, हम एक्चुअली ना 2000 साल पहले इजराइल से आए थे, इसीलिए आप ऐसे लगते हो. हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, और बन के जाओ. ओके. कांग्रीगेशनलिज्म इज क्योंकि आप एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हो, वो मुल्ला, रैबाई, प्रीचर जो भी है उसकी बात सुन रहे हो और उस पर एक्शन कर रहे हो. आपका ट्रेनिंग हो गया है कि हर हफ्ते में एक दिन आपको जाके कौम की हिफाजती करनी है. ठीक है. सो यू कैन मोबिलाइज अ क्राउड एंड दैट इज हाउ क्राउड मोबिलाइजेशन, दैट इज हाउ राइट स्टार्ट, दैट इज वेयर द वायलेंस स्टार्ट्स. तो वायलेंस तो हर रिलीजन में है. ठीक है. हिंदुइज्म में भी लिखा है. आई मीन व्हाट वाज द बैटल, जो सुदास और द बैटल ऑफ द 10 किंग्स था, महाभारत में क्या था? आप धर्म नष्ट कर रहे हो, पाप कर रहे हो, आप भी धर्म नष्ट कर रहे हो, पाप कर रहे हो, एटसेट्रा. बट वी डोंट गो अराउंड स्लिटिंग पीपल्स थ्रोट्स. करेक्ट. सो द मेन रीजन इज ए मोनोथीज्म, दूसरा है ये कांग्रीगेशनलिज्म. जो मोनोथीज्म में वो जो इंटॉलरेंस होता है ना, उसको वो एक आर्मीआइज कर देता है. करेक्ट. एक झुंड बना देता है उसका. तीसरा इसमें क्या होता है कि अगर आप नहीं करोगे, आप ऊपर नहीं जा सकते. ठीक है.
सो इट बिकम्स वेरी टॉक्सिक. देयर इज अ कैरेट एंड स्टिक थिंग. तो यहूदी ये करते थे. दे वर इन फैक्ट यूज्ड टू बिहेव एग्जैक्टली लाइक दिस इन देयर ओन टेरिटरी. बाहर जाके कुछ नहीं करते थे. और क्या हुआ कि और उनका ये था कि मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है. 135 AD में, यानी कि लगभग 2000 साल पहले, रोमन्स ने उनको इतनी बुरी तरह से तबाह कर दिया कि उन्होंने बोला भाई देखो ये दिस कैन नॉट हैपन अगेन. हमारा शहर चला गया है, हमारा सबसे होली टेम्पल चला गया है, हमारी सिविलाइजेशन बर्बाद हो गई है, हमारा लैंड ही चला गया. वो रोमन्स सेड यू कांट स्टे हियर, गेट आउट. तो अब बचा क्या है? गलती कहाँ हुई है? हमारे अंदर से हुई. उन्होंने ये नहीं बोला कि तूने मेरे को ये किया, वो शंभू ने किया, या वो हैरी ने किया, या वो मनोहर ने किया. नहीं, गलती मेरे में है. अपने आप के अंदर पहले अपने आप को बुलंद करते हैं, फिर खुद अपना देश बनाने की फिर से कोशिश करते हैं. सो दे ट्रांजिशन्ड वेरी रैपिडली फ्रॉम एन एक्सट्रीमली वायलेंट रिलीजन टू एन एक्सट्रीमली पीसफुल रिलीजन. कि वो जाके जलूस फलूस, दंगा फसाद करना बंद हो गया, ये असैसिनेशन होना बंद हो गया. इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स वेयर क्रिश्चियनिटी कॉपीड इट. आप हर संडे को आपको आके कॉन्ग्रीगेट होना है. मास पे अगर आप नहीं आएंगे बहुत बुरी बात है. ठीक है. और फिर क्या होता था, जब भी कुछ उस गांव में कुछ गलत हो जाता था, वो बोलते देखो वो यहूदी ने किया है, उसने हमारे यीशु को मारा, उसी ने हमारे बच्चे को मारा. तो वो जाके फिर जो सरतन से जुदा गैंग आजकल करता है ना, वो दिस इज दैट क्रिस्टो करते थे. इस्लाम ने इसी एब्राहमिक इससे आता है. वही कांग्रेसी बाय इटसेल्फ द रिलीजन विल ऑलवेज. रिलीजन में हर चीज होता है. जब मारना होता है मारो, जब मारना नहीं होता है मत मारो. कुरान में भी है फॉरगिव, पीस, हर चीज सलाम सलाम सलाम, तो वही है ना. करेक्ट. सो अगर शांति शांति ही सलाम 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 सलाम, सेम थिंग. जहाँ कृष्ण भगवान ये देते हैं, उधर भी बोलते हैं मारो. ठीक है, फाइन. इट इज द कांग्रीगेशनलिज्म एंड द मेसायानिज्म. ओके. कि दुनिया खत्म होने वाला है, आप ये करो. अब वेस्ट में क्या हुआ? यहूदियों के साथ मैंने बता दिया क्या हुआ. वेस्ट में क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया. लोगों के पास काम था. वो जाके हर संडे को ये नहीं कर सकते थे. राइट. हमको बस 2 दिन मिलता है यार रेस्ट करने का, हमको जाके सोना है, कुछ तो ये करना है. और जब पैसा आ जाता है ना, आप सोचते हो कि भाई करेक्ट. इट्स एक्चुअली वेरी क्यूरियस. जब आप गरीब होते हो, आपको ज्यादा फिजिकल काम करना पड़ता है, बट आप वीकेंड को भी आप पूरा रेस्ट नहीं कर पाते हैं. जब आपका पैसा बढ़ता है ना, तो वीकेंड पे आप वो रेस्ट डिमांड करते हैं. करेक्ट. मैं काय का 2 माइल जाके अपने चर्च में जाऊंगा, मैं तो भाई बैठ के सोऊंगा. सो इररिलीजियसनेस इंक्रीजेस. तो वेस्ट बिकेम टोटली सेक्युलराइज्ड. और वो, पर अभी भी अगर आप अफ्रीका में जाएंगे, युगांडा एंड प्लेसेस लाइक दैट, जो यहूदियों के साथ होता था वो युगांडा में सामलैंगिकों और अल्बाइनों के साथ होता है. अगर किसी को पता चल गया कि आप इमेजिन अफ्रीका में अल्बाइनो पैदा होना, जो आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड इन दिस थिंग, which you will not find a albino who is able to live in Africa. They get killed, their body parts are chopped up and made into traditional medicine. Seriously? yes. दूसरा है सामलैंगिकों को. अगर किसी को पता चल गया रोड में आप सामलैंगिक को, पूरा झुंड आ जाएगा. जो इधर सरतन से जुदा गैंग करता है ना, वो वही उधर हो जाता है. सब बोलते हैं देखो आइसिस क्या कर रहा है. अरे आइसिस इज नथिंग कंपेयर्ड टू व्हाट अफ्रीकन क्रिश्चियंस डू बॉस. At least to gays. ISIS does it to lots of people. Anyway, अब मुस्लिम वर्ल्ड में क्या है, कई जगह बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, कई जगह डेवलपमेंट नहीं हुआ है. तो आप देखेंगे मलेशिया में आपने ये राइट्स देखे हैं, रिलीजियस नहीं होता है. इंडोनेशिया इज पोरर देन मलेशिया, उधर भी नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं है वहाँ पे. ईरान में आजकल नहीं होता है. इवन इन ईरान, इमेजिन, ईरान में सरकार आके तुमको पकड़ के तुमको फांसी देगा, राइट. पर मॉब आके तुमको मर्डर नहीं करेगा.
सऊदी अरेबिया, अमीरात, ओमान, कतर में अगर आपने ऐसे किया, अब भूल ही जाओ इस चीज़ों के बारे में बात करना. And in these other three countries, Oman, Saudi Arabia, Qatar, you can go around wearing mini skirt, short skirt. They don't give a damn Correct. anymore. So how is it that you can be so progressive on one side और जो subcontinental मुसलमान हैं, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, these are the only countries left now जहाँ ये सरतन से जुदा आपने बेअदाबी की, सरतन से जुदा mobs come out and kill people. This has a lot to do with religion plus your level of development. यही आप देख लीजिए, अगर 10,000 पर कैपिटा इनकम आपका 10,000 से बढ़ गया ना, सबका जॉब हो गया एंड थिंग्स लाइक दैट, ये भी कम हो जाएगा. You will not get rid of terrorism. Let's be clear about it. Terrorism is separate, mobs are separate. Yeah. दंगा फसाद करना अलग चीज़ होता है, आतंकवाद करना अलग चीज़ होता है. आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आतंकवाद का एक डिफरेंट डायनामिक है. पता है, आतंकवाद शायद उस टाइम ज्यादा हो जाएगा. पता है क्यों? क्योंकि हमको पता है कि आतंकवादी बनने के लिए आपको एक हायर डिस्पोजेबल इनकम की जरूरत होती है. एक्सप्लेन दिस. सो यू रिमेंबर ओसामा बिन लादेन वाज अ बिलियनर फ्रॉम सऊदी अरेबिया. जो ईस्टर बॉम्बिंग हुआ था श्रीलंका में, इट वाज श्रीलंका's richest Muslim family. He was literally the Mukesh Ambani of Sri Lanka, the Muslim Mukesh Ambani of either. If Azim Hashim Premji exploded a bomb, how would it be? Okay. Of course, Azim is Shia. These were Sunnis. They're a different matter. But that is what it was. We find कि ये जो international terrorism होता है ना, इसमें एक उनका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होता है कि उनके पास फ्री टाइम है. जो 95% ऑफ द पॉपुलेशन वो फ्री टाइम में सोना चाहता है या स्पोर्ट्स खेलना चाहता है, ये बंदा फिर यूट्यूब देखता है, कुछ देखता है. Right. मुसलमानों पे इधर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे इधर जुल्म हो रहा है, मेरे को जाके लड़ना है. He has the money to travel. Right. So disposable income brings a different set of challenges and a different set of problems. Okay. So solution क्या है इस चीज़ का? How do you? अच्छा सुनो, ये ह्यूमैनिटीज में किसी का सोल्यूशन नहीं होता है. ये ना वो एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, बनी कहानी. Right. ये नहीं होता है. या वो प्रिंस एंड प्रिंसेस लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, नहीं. प्रिंस एंड देखो स्नो वाइट में प्रिंस एंड प्रिंसेस, ठीक है, आपने कहानी उधर छोड़ दिया जहाँ उन्होंने चुम्मा दे के शादी कर लिया. उसके बाद आपको पता है उन्होंने कितना बच्चा पैदा किया? नहीं. उन बच्चों में कितना स्टिल बॉर्न निकला पता है? क्योंकि उन दिनों में तो कोई ये कॉन्डम शॉन्डम नहीं होता था. उसमें बच्चे कितने मरे. फिर बच्चे पैदा करें क्योंकि इतना प्यार होता तो बहुत ज्यादा सेक्स भी होता. यानी कि बच्चे हर 9 महीने निकलते रहते. वो किड्स के लिए तो नहीं है फिर अब ये. हाँ, फिर एक बार बच्चा पैदा करने के टाइम अगर स्नो वाइट मर गई, वो नूरजहां नहीं, वो क्या मुमताज महल के साथ वही तो हुआ था ना. So there is no happy ending to all these. So you are always trying कि वो deterrence आप बनाते रहो. There's it is not a problem you can solve. Let's put it this way. Okay. It has always existed in history in different forms. There has never been a civilization where there has not been extraordinary violent internal resistance, if you want to call it that. It's just that वो पिछले 200-300 साल में आतंकवाद बना है क्योंकि ऑफ एक्सप्लोसिव पावर एंड गन्स. क्योंकि एक चीज से एक बंदा बहुत सारी चीज़ों को, द सेम रीजन द वेस्ट बिकेम सो पावरफुल, क्योंकि बाकी सब आपने वो इंडियाना जोन्स फिल्म एंड द लास्ट क्रूसेड में देखा है ना, वो अल काहिरा के मार्केट में वो सडनली वो बड़ा वाला बंदा आता है, वो सोर्ड निकालता है, वो करता है, और इंडी जोन्स अपना गन लेकर डम. दैट इज व्हाट मेड द वेस्ट दिस थिंग. बाकी सब सोर्ड से लड़ रहे थे, ये बस बंदूक बना के बूम करके दूर से. इवन एन इनकॉम्पिटेंट वेस्टर्न जनरल could win a war against the most competent Eastern general because of the industrial advantage. This is the same thing that happens with the terrorist. The terrorist now has a massive advantage because he can kill 15, 20, 100 people with one person can kill. So is it right to say कि मतलब hard power जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना आप उनको दबा सकते हो? Okay. नहीं. So it is just that कि you keep ये
वो सिकंदर आजम में एक गाना है क्या, वो पुराना वाला जो I have no ये clue. था, जहाँ डाल डाल में सोने की चिड़िया करती अच्छा, है हाँ, बसेरा, सब कुछ. इंडिया वाज नेवर लाइक दैट. You know, our memory, the Rashidun Caliphate that the Muslims keep talking about, it wasn't such a nice place to live in. ठीक है. Buddha's own lifetime wasn't a very nice place, nice time to live in. Okay. So सबका इमेजिनेशन होता है कि एक जमाने में राम राज्य होता था. राम राज्य में क्या हुआ भाई, बताओ जरा. एक औरत को अग्नि परीक्षा देना पड़ा और एक धोबी ने उस पे पता नहीं क्या क्या बोला, फिर उनको घर से निकाला गया. ये क्या राम राज्य है? किन के लिए राम राज्य है भाई? सी, दीज आर ऑल, एवरीबडी थिंक्स द पास्ट वाज दिस ग्रेट थिंग. इट वाज नॉट. इन ह्यूमैनिटीज देखिए, जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना, उसमें से 10 और प्रॉब्लम निकलते हैं. करेक्ट. एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, वी माइट नेवर गेट रिड ऑफ इट एवर. इस बार देखिए, सब 2000 साल पहले एवरीबडी वाज, वेल एटलीस्ट द रोमन्स एंड द ग्रीक्स वर वेरी वरीड अबाउट जूइश टेररिज्म. वो अपने आप खत्म हो गया. देन द होल वर्ल्ड वाज वरीड अबाउट क्रिश्चियन टेररिज्म. वो अपने आप में खत्म हो गया. देन एवरीबडी टुडे इज वरीड अबाउट मुस्लिम टेररिज्म. Maybe there'll be Pastafarian. Do you know the Pastafarian religion? Not Rastafarian, Pastafarian. Okay, no. Rastafarian is different. Pastafarian believes that pasta is the god of everything. ठीक है. शायद in another 100-200 years you won't hear about Muslim terrorism anymore, and people will be putting dynamite inside pasta and killing people. Okay. That is something to think about. But tell me, अगर हम वापस से current times में आए and we talk about the Kashmir issue, पाकिस्तान में who was the prime minister जिसने actually कोशिश की है इस issue को solve करने की? Because everyone talks about वो जो परवेज मुशर्रफ का 4.1 उसने वो निकाला था plan, but that failed. And a lot of people blame LK Advani for that, which I don't know how true it is. But that is the only thing जो मैंने इंटरनेट पे अब तक पाई है. देखिए, nobody in Pakistan is ever serious about it, no matter what they say. क्योंकि उनका गेम प्लान हमेशा ये होता. देखिए, अगर आप कश्मीर इशू को रिजॉल्व कर दोगे तो पाकिस्तान का आइडेंटिटी का क्या होगा भाई? करेक्ट. ठीक है. दे नेवर एक्चुअली वांटेड टू रिजॉल्व इट. इसमें क्या होता था कि पहले अगर हम उनके साथ बात नहीं करते तो वो टेरर अटैक करते थे ताकि एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो. पूरा दुनिया फिर बोलेगा नहीं 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 नहीं, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, बैठ के बात करो. उन दिनों हम दोनों बहुत गरीब थे तो उनकी बात सुननी भी पड़ती थी, बैठ के बात भी करनी पड़ती थी. और फिर क्या होता था कि वी यूज्ड टू बेसिकली सिट एंड टॉक टू देम अबाउट सॉल्यूशंस. उसमें क्या होता था कि वो बोलते थे देखो हमने हिंदुस्तान को जंग करके हम टेबल पे लाए हैं. अगर नेगोशिएशंस बहुत अच्छी तरह से जा रहे हैं, उनको डर लगता था कि भाई ये एक्चुअल में रिजॉल्व हो जाएगा, तो बम्ब करके नेगोशिएशन स्टॉप हो जाते थे. मुशर्रफ was the fellow who tried to stop नवाज शरीफ from doing anything and did कारगिल ना. कारगिल किस लिए किया गया? ताकि ये जो झपिया पपिया जो वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच में चल रहा था वो ना हो. फिर उसने अपना प्लान ये किया जो आगरा समिट में था. It wasn't a serious plan. Have you read the 4 points? Yeah, I've read the 4 What points. are the 4 points? I think one was security वहाँ से निकालने का, and I don't remember exactly, but you actually go through it. It is an unworkable plan. And LK Advani was right. He's like, भाई ये क्या है ये? We can't work with this. It was a non-serious plan that he had कि इसके ये weakening of borders and things में वो सब आके इधर घुस जाएंगे. हाँ, I think there was this one thing which I found problematic, which was कि you'll reduce the security forces both the sides, and then उसके बाद में आप वहाँ पे दोनों साइड से rule and वो जो border cross कर सकते हैं वो free रखोगे. How does that work? It doesn't. They wanted to infiltrate more terrorists in. Yeah, because so the entire, so I'll tell you what the plan was. The plan was कि ये किस्म से EU, not exactly but kind of EU की तरह हो जाएगा. पाकिस्तानियां सब जाके कश्मीर में बस जाएंगे क्योंकि उनके साइड ऑफ कश्मीर में उनका पूरा कल्चरल आइडेंटिटी तबाह हो चुका है. उधर कश्मीरी कोई बोलता ही नहीं है. आप जाके एक मीरपुरी जो सब तरबेला डैम के वजह से, नहीं मंगला या तरबेला, वन ऑफ दोस डैम्स की वजह से
पूरे सब के सब यूके में बैठे हैं, उनसे जाके कश्मीरी में बात कीजिए, दे कांट स्पीक अ वर्ड ऑफ कश्मीरी. ओके, नाउ उनका क्या था कि ऑल दीज गाइज क्योंकि शादी करके 15-15, 20-20 बच्चे पैदा करके रखे हैं, वो सब वापस आएंगे, डेमोग्राफी चेंज करेंगे, उसका टेररिज्म करेंगे, एंड देन दे विल बी एबल टू टेक इट बाय फोर्स अवे. It was never a serious plan. Even Vajpayee never, it isn't just Advani who torpedoed it. Vajpayee also understood it was bad and did not fall for it. Okay. So technically there was never, उनके साइड से तो कोई अटेम्प्ट ही नहीं था कभी. कभी भी नहीं हुआ है, realistically. डबल डाउन ऑन ये जो आइडेंटिटी वाली चीज़ है इनकी, बिकॉज आई मेड दिस वन वीडियो अबाउट देयर आइडेंटिटी क्राइसिस एंड दे वेंट बॉन्कर्स इन माई कॉमेंट्स. मतलब आई गॉट गुड एंगेजमेंट, मेरा वो रील वायरल हो गया, बट देन आई गॉट टू नो कि इनको कितना हिट करता है ये चीज़. एंड देयर आइडेंटिटी इज समथिंग जो कि वो अब भी मानने को तैयार नहीं है. भाई बहुत आसान सी बात है, उनका जो ओरिजिनल, क्योंकि मैं एकदम मानता हूँ वो एक्चुअली गोकतुर्क के संतान हैं, ठीक है, आई एडमिट दिस, एंड वो हमारे से कुछ लेना देना नहीं है. आई 100% एंडोर्स व्हाट आसिम मुनीर सेड, वी आर 2 डिफरेंट कंट्रीज, 2 नेशन, whatever. ठीक है, तू क्योंकि यू आर एक्चुअली टर्क, यू हैव नेवर वर्शिप्ड आवर गॉड्स, तू बस मेरे को जो तंगीर है ना, जो टर्किश ओरिजिनल, जो मंगोलों का भी ओरिजिनल गॉड है, जो आसमान का जो गॉड है, उसको अपने परदादाओं की तरह श्रद्धापूर्वक, जैसे वो नरबली देते थे, तू मेरे को वो करके दिखा दे बेटा. आई विल एक्सेप्ट द 2 नेशन थियरी. Very simple. Just ask them to accept that the Göktürk Khaganate was their ancestors and they are willing to honor their ancestral ways. देखते हैं क्या होता है. वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कभी. Of course they won't यार. They bloody schizos. But then 71 में ईस्ट पाकिस्तान से वो बांग्लादेश बन गया. अगेन वहाँ पे भी वो आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से ही बना था. वो इस्लामिक आइडेंटिटी अब आप कल्चरल उस पर थोपोगे तो वही होने वाला है. सेम चीज़ इज हैपनिंग बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा इज सेम. इनके अंदर BLA वहाँ पे धमाके करते रहती है, ISI वालों को उड़ाते रहती है, TTP धमाके करते रहती है. डू यू थिंक ये जो डिसइंटीग्रेशन की सब बात करते हैं पाकिस्तान की, सूनर और लेटर ये होने वाला है? देखिए, मैं जब जन्मा था ना, मेरे को याद है, आई थिंक इट वाज वर्स इन द 50s and 60s, but even in the 70s. I was born in 77. Okay. I remember in the 80s, everybody used to say India is going to disintegrate. People didn't realize how many problems we had. Assam में problem, Punjab में problem, फिर कश्मीर में problem शुरू हुआ. Even 15 years back, almost 40% of India's land area Naxals was under the Naxals. Yeah. Everybody was writing off India as a failed state. हम fail हुए? नहीं. You can always turn around. पर वो एक will होनी चाहिए. So I don't necessarily believe, if they don't fix things, they'll go that way. But I'm not willing to bet on it. फिक्स जो उन्हें करनी है अपनी प्रॉब्लम्स, डज दैट स्टार्ट फ्रॉम कि जो आर्मी को इतनी पावर्स दे रखी है? मतलब आई वॉज रीडिंग अबाउट कि उनके पास में कितना, हाउ मच लैंड दे ओन इन पाकिस्तान, व्हाट काइंड ऑफ मनी दे हैव. इट इज रिडिकुलस. मतलब हाँ, क्योंकि उधर आर्मी ही नहीं है. देखिए, आर्मी इज अ विंग ऑफ द जमींदारी सिस्टम. सो सब इंडस्ट्रियलिस्ट, मिलिट्री, जमींदार, ये आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं. ये वो मर्सिडीज बेंज का वो स्पोक है ना, एक आर्मी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक जमींदार, सब एक ही से आते हैं. आप समझ रहे हो ना? हर इंडस्ट्रियलिस्ट का 15 रिश्तेदार आर्मी में कोई ना कोई मेजर, जनरल, ब्रिगेडियर ये होगा. हर ब्रिगेडियर जनरल का दामाद या ये कुछ कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा. राइट. सबके पास हजारों एकड़ों में जमीन होगी. इट इज अ फ्यूडल सिस्टम. So everybody who's in that system is invested in that system. कौन उसको तोड़ेगा? Imran Khan, even though he came from that system, was the only guy who was willing to show that he was willing to break that system to some level. Do you think he was serious about that? I think he was. I think his popularity depended on it. करता ना करता, I don't know.
जुल्फिकार अली भुट्टो भी ऐसे आया था, पता है, कि मैं सोशलिज्म करूंगा, ये वो करूंगा। उसने असली में कुछ ज़्यादा सोशलिज्म नहीं किया था, बाय द वे। You know, people who have lived under both Bhutto and Zia say that they were freer to speak under Zia than they were under Bhutto. है Actually, so many people, PPP leaders have told me this, boss. अब पर कैसे Not the मतलब younger generation, या they don't remember, but the older generation, the 70-80-year-olds, they're like, भाई हम तो जिया से उतना नहीं डरते थे, हम कुछ तो कर सकते थे, पर he was that hard. Okay, जुल्फिकार के नीचे हम कुछ नहीं कर सकते. He was actually quite a nasty character, as I understand it. Okay, Hmm. interesting. Now that brings us to जूनागढ़. तो मैंने बोला था Yeah, जूनागढ़ the की story. कहानी बताऊंगा. This is the elite in Pakistan. This will help you understand Pakistan. Why did I bring up जूनागढ़ in the context of भुट्टो? क्योंकि भुट्टो का जो खानदान था वो जूनागढ़ महाराजा के प्रधानमंत्री. जब हमने जूनागढ़ एनेक्स किया था सरदार पटेल ने, ये भाग गए थे पाकिस्तान. जो जूनागढ़ का जो नवाब था, उसकी जो सबसे उत्तम पत्नी थी, उनका बहुत सारे पत्नियां थी, वो एक BDSM का बहुत शौकीन थी. यू नो BDSM, Yeah. बॉन्डेज, डोमिनेशन एंड सेडोमैसोकिज्म. हमारे व्यूअर्स को पता नहीं है. यानी कि लगभग जहाँ सेक्सुअल अराउजल होता है दर्द देने से. अगर आपको दर्द लेने से अच्छा लगता है, वो आप मैसोकिस्ट बन जाते हो. दर्द, दूसरों का दर्द देखने से अगर आपका खड़ा होता है तो आप सेडिस्ट बन जाते हो. ठीक है, ये दोनों सेडो और मैसोक एक जर्मन नोबिलिटी था. जर्मन बादशाह तो नहीं, पर जर्मन राजकुमार, वो नोबल. हाँ, Comes from a good, yeah. आई विल जस्ट यूज द टर्म राजकुमार. Yeah. हाँ, ये जर्मन राजकुमार था, और जो साड था वो मार्की दे साड था, जो फ्रेंच राजकुमार था. तो ये दोनों यूरोपियन राजकुमार थे. एनीवे, तो इसमें क्या होता है कि इसके पत्नी को बस औरतें अच्छी लगती थी. तो जब वो पाकिस्तान गए, एक जो उसकी गर्लफ्रेंड स्लैश नौकरानी थी, 17-18 साल की लड़की थी, उसने बोला कि चल आज तू मेरे लिए सफ़र करेगी. ओके, हाथ पैर सब बांध दिया, और उसका जो ये था उसमें लाल मिर्ची का पाउडर लगा दिया. My God. बेचारी went into anaphylactic shock and died. Yeah. Within about 40-45 minutes she was dead. उन्हें दबाने की कोशिश की, पर दबा नहीं, क्योंकि उस टाइम तो इंग्लिश ट्रेंड पुलिस थी, हमारे ठुल्ले नहीं थे. तो आजकल तो सब सड़क छाप ठुल्ले होते हैं, बट उन दिनों में प्रॉपर प्रोफेशनल पुलिस था. पकड़ लिया, इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ लिया, प्रोसिक्यूट भी किया. अब उधर यौन, इसमें आपने लाल मिर्ची डाल के एक छोटी सी लड़की को तड़पा तड़पा के मारा है. और जब इसको पता था ये लड़की मर रही है, उसने रोका नहीं, क्योंकि उसको बहुत वो ऑर्गेज़म के बाद ऑर्गेज़म आए जा रहा था. ये नवाबनी को पता है सजा क्या मिला? यस, Probably death sentence मिलना आप चाहिए था. मिलना चाहिए ना. पहले तो होमोसेक्सुअलिटी करने का ही आपको डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, फिर किसी को मारने का डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, फिर आपको तड़पा तड़पा के मारने का तीसरा डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए. वो एक दिन जेल में गई. पता है क्यों? इन रिटर्न फॉर सर्विसेज टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. आप विश्वास नहीं करोगे, इधर प्रधानमंत्री के बच्चे बच्चियों को भी जब टारमैक तक लिया जाता है, उनको फिर भी सिक्योरिटी चेक सब करना पड़ता है एक किस्म से. ठीक है, बहुत ये है, बिकॉज यू वेस्टिंग योर टाइम सिक्योरिटी चेकिंग देम, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू हाईजैक द प्लेन. ओके, यू स्टिल, मंत्रियों को वो एक्सक्लूजन नहीं है, वो सिक्योरिटी चैनल से जाते हैं, उनके लिए स्पेशल VIP होता है, पर जाना पड़ता है. पाकिस्तान में मेरी एक दोस्त बहुत रहती है, इटालियन, ये पत्रकार है, फ्रांचेस्का मरीनो. वो
एक प्रधानमंत्री के, उधर के प्रधानमंत्री के बहुत निकटतम दोस्त हैं। उनका 12 बजे का वापस इटली जाने का फ्लाइट था। कहीं स्टॉप होके फिर इटली, इट वाजंट अ डायरेक्ट फ्लाइट, ब्रिटिश एयरवेज पता नहीं क्या था। उनका फ्लाइट 12 बजे को था, पर पार्टी 12 बजे को ख़त्म नहीं हुआ, वो 3-4 बजे तक चलता रहा। प्लेन फुल्ली बोर्डेड था। They made the plane wait on the tarmac for 5 hours till the party was over. पार्टी वाज ओवर। लेके उनको प्लेन के अंदर सीधा गाड़ी for a journey, गाड़ी right up to this thing, air stairs, you go up, seated in the plane, take off. If you are from that level of society in Pakistan, you can kill, you can torture, kill, you can behead, you can do whatever you want and get away with it. There are no consequences. Okay. Now imagine growing up like that. अगर देखिए हिंदुस्तान में ना ये चलता नहीं है, ठीक है, वेस्टर्न देश की तरह, ठीक है, पुलिसमैन कांट टेक अवे द प्राइम मिनिस्टर्स कार फॉर रॉन्ग पार्किंग इवन इफ ही इज पार्क्ड रॉन्ग, फाइन, उतना लेवल का नहीं है जैसे ऑस्ट्रेलिया में है या यूके में है, नहीं है, पर इतना तो भाई इधर भी नहीं है। समझ रहे हो उधर it's psychologically it's a very disturbed state. उधर कोई लगाम नहीं है लोगों पे। जब आप उस लेवल ऑफ सोसाइटी पे होते हो ना, यू कैन गेट अवे विद एवरीथिंग। आपने वो पाकिस्तानी सीरियल देखा था चुड़ैल्स और समथिंग लाइक दैट? फैंटास्टिक, इट्स एक्चुअली ट्रू। देयर आर नोन केसेस ऑफ पाकिस्तानी एलीट who are known to take pleasure in killing and raping women in their basements. People know about it, but they'll do nothing about it. Yeah. So what do we expect from that society? You should watch. I think it's on Netflix or Amazon. I forget what, but it's called Chudels. Okay. So एक society जो इस हद तक जा चुके हैं, and there are people who are used to this. उनसे तो हम किसी चीज की व्हाट इज द वर्ड, अपेक्षा रख ही नहीं सकते। हाँ, अपेक्षा रख ही नहीं सकते हैं। उनका ना क्या होता है, जब तक देखिए, जब आप उस लेवल पे होते हो तो आपकी सोच विचार में द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू यू इज लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आपके इक्वल्स। अगर आपकी बहुत बेइज्जती, आपको अगर मैंने जलील कर दिया भरे महफिल में, आप उसको डील नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो ना? दैट इज व्हाई यू हैव टू पब्लिकली ह्यूमिलिएट पाकिस्तान एवरी टाइम फॉर इट टू एक्चुअली फॉलो ऑर्डर्स। एंड दिस इज व्हाई दीज रिटेलिएशंस आर सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन है। दूसरी बात है, अगर आप हुसैन हक्कानी की बुक पढ़ोगे, वो बोलते हैं कि भाई, ये जब हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, कि मैं ये मंत्री लोगों को लेके जाता था उधर, और हिलरी क्लिंटन बहुत सीधे सीधे बोल रही थी, आप टेररिस्ट हैं, आप टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं, सुधर जाओ। बट बिकॉज इट वॉज डिलीवर्ड इन अ वेरी पोलाइट टोन, दे नेवर टुक इट सीरियसली। राइट। यू नो व्हाई? इट इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ सोशल बैकग्राउंड। उधर अगर आपको अच्छा नहीं लगा कि आपके नौकर ने ये इस पे ये कोक जीरो पे इसने आइस नहीं डाला था, इधर मैक्सिमम आप हिंदुस्तान में आप चिल्ला सकते हो, थप्पड़ में मार दोगे तो केस हो जाएगा, ठीक है। उधर बस बंदूक लेके बूम, यू कैन गेट अवे विद इट, बाय द वे। मे बी नॉट इन लाहौर और कराची पर से, बट आउटसाइड 100 kilometers outside you can easily get away with this shit. Okay, and people do, they in fact go to their farms so that जो थोड़ा सा भी जो लगान है शहर में वो भी निकल जाए। ओके। क्योंकि सब डर के मारे कुछ बोलेंगे नहीं ना पुलिस को, और पुलिस भी तुम्हारा ये होगा तो वो भी इन्वेस्टिगेट करके बोल देंगे कि भाई ये ना ये बंदूक को क्लीन कर रहा था और खुद उसके मुंह पे लग गया, ठीक है। नाउ इस सोसाइटी में जब तक कोई आपको चांटा थप्पड़ मार के MCBC नहीं बोलेगा, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको कोई बहुत कठोर तरीके से ठोक रहा है।
क्योंकि डिप्लोमेसी में आप ये MCBC नहीं, गाली गलौज नहीं कर Correct. सकते हो। उनको समझ में ही नहीं आता है कि उनको ठोका जा रहा है। इट इज सीन एज फ्रेंडली एडवाइस। राइट। आई थिंक हुसैन हक्कानी की बुक में उन्होंने मेंशन भी किया था ना अबाउट द 2611 थिंग। सम जनरल पाशा टेल्स हिम कि हमारे ही लोगों ने किया था, बट ISI का ऑपरेशन नहीं था। ही मेंशंस दैट। डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Is it in that book? I don't know. I don't know. In one of his I've books. forgotten In one because, of you his know, books, yeah. Look, it was a Pakistani operation. Hmm. Okay. I don't care if it was ISI that did it or not, but Yeah. the Pakistanis who did it. पाकिस्तान में क्या है ना, वो ये डिनाइबिलिटी के Plausible चक्कर में कि हमने deniability. हाँ, उसके चक्कर में वो कंट्रोल ही खो बैठे हैं अपने देश का। Hmm. सब कोई भी बंदा अपना एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर सकता है, मिल जाएगा। जैसे कांग्रेस टाइम में सब पत्रकारों को पद्म भूषण मिलता था ना। आपने एक बोल दिया कि देखो वो एक सुलभ नाम का शौचालय था, तो क्या हुआ था जब राहुल गांधी को सब युवराज बोल रहे थे मनमोहन सिंह के टाइम पे, उन्होंने किसी एक महिला का नाम लिया कि ये लाजवंती या फूलवंती या कुछ। सुलभ ने उनके नाम पे 2 करोड़ का पता नहीं कोई सम ऑब्सीन अमाउंट, मे बी नॉट 2 करोड़ का कोई स्कॉलरशिप या हम उसको फंडिंग देंगे करके कर दिया। अगला उनको पद्म भूषण या कुछ ये मिला, पद्म भूषण पता नहीं, दे माइट हैव इवन गिवन हिम भारत रत्न। नाउ दैट इज द काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट हैपेंस इन पाकिस्तान विद रिगार्ड्स टू टेरर। Hmm. किसी ने अपना नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर लिया, हाय आ जाइए सर, आप तो महान हैं, बैठिए चाय Yeah. पीजिए, नॉन अल्कोहलिक बियर पीजिए। Hmm. बट जो ये लोग बोलते रहते हैं कि हमें एडवाइस देते हैं कि आप आपके इकोनॉमी पे ध्यान दीजिए, आपके लिए खोने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हाउ डू यू डील विद दोज पीपल? क्योंकि आई एम श्योर अभी भी ये आने वाला ही है कि हमें ही कहा जाएगा कि आप शांत रहिए। देखिए, ये हमेशा होता है। दीज आर पीपल हु बिलीव कि अगर आपके बीबी को किसी ने आके मारा है, कत्ल किया है उनका, क्योंकि आप अच्छे कंपनी में हो और पैसा कमा रहे हो और आपके प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आपको चुपचाप से इसको कबूल कर लेना चाहिए और पुलिस केस नहीं रजिस्टर करना चाहिए। बस नेचुरल डेथ में बोल के क्रेमेटोरियम ले जाके ये कर दो। द नेक्स्ट टाइम somebody says that, very kindly offer to kill their wife for them and say you should also take it. राइट। These are not binaries. Economic growth is based on security. Security के बगैर economic growth हो ही नहीं सकता है। It is crucial to control terrorism for the economy to grow. Violence में economy grow ही नहीं हो सकता है। So- Industrialization कैसे हुआ? एक किस्म से it is a interrelated thing. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो स्टेट मैकेनिज्म था कि वो वायलेंस को कंट्रोल सके, वो बढ़ता रहा, इतना बढ़ता रहा कि लोग डरते थे, क्योंकि उनको पता था अगर वो दंगा फसाद करेंगे तो उनको पुलिस या तो गोली मार देगी या जेल में डाल देगी। राइट। तो वो जाके फैक्ट्री को जला नहीं सकते थे, ये नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे। इसीलिए फैक्ट्रियों को पता था कि भाई कोई आके हमको ये दंगा फसाद नहीं करेगा, और फैक्ट्री बनाओ और फैक्ट्री। सो दैट द रिस्क ऑफ वायलेंस, जब कोई भी रिस्क एनालिसिस करता है आजकल, द रिस्क ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस इज अ ह्यूज रिस्क। करेक्ट। In the West, there is no political violence. So it is a huge cost saved. More predictability. You invest always where it is more predictable. बट जो आपने सिक्योरिटी की बात की, टेल मी समथिंग। 2-part क्वेश्चन है कि जो हमने डिसइंटीग्रेशन की इनकी बात की थी, अ लॉट ऑफ पीपल से कि डिसइंटीग्रेट करने में भारत को हेल्प करनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि भारत ने किया है नहीं किया है, दैट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट इज़ वन पार्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ दैट इज़ कि डिसइंटीग्रेट होने के बाद में डू यू थिंक दैट पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु देश, वॉट एवर, खैबर पख्तूनवा जहाँ पे भी जाता है, कश्मीर हमारे यहाँ आ जाएगा, दैट विल बी अ सेफर ऑप्शन फॉर अस एज अ नेशन? Not necessarily a safer option. It may be, it may not be. Very risky. I'm willing to take that risk.
बट हमको भी समझना चाहिए कि जब एक देश डिसइंटीग्रेट होता है ना, वो एक दिन में जाके फट करके करेक्ट, हाँ. वो एक दिन में होता है, पर एक इवेंट के वजह से नहीं होता है. आहिस्ते 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 चीजें बिल्डअप होते रहती करेक्ट. हैं. 71 was that, exactly that. But look, even 71 was different. You didn't manage to break up this side of Pakistan, right? I'm talking about a USSR, but even USSR style breakdown. Everybody thought Cold War was over. Today, Russia has become the biggest enemy of not China, Russia. Russia, yeah. Right? Like I said, ये ना humanities में ये solution नहीं होता है. ये end goal. मैंने मोक्ष प्राप्त कर ली है. ठीक है भाई. आप मेरे को एक बंदा दिखा दीजिए आज जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, जो जिसका खाना नहीं चाहिए, जिसको पानी नहीं चाहिए. एंड वी विल डू एन आवारा मुसाफिर स्पेशल वेर ही विल सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. इट विल बी लाइव स्ट्रीम्ड फॉर 30 days of this gentleman or lady sitting here, not requiring water, not requiring food. We'll put a clip on the nose so that they won't require air as well. Yeah. Or we'll wrap their face up in plastic wrap and they will sit here for 30 days. We will open it and they'll come back. They don't need to go to the toilet obviously. उनका cramps नहीं होगा. कोई आ जाए ऐसे भाई, इतने सारे लोग बोलते हैं कि हमने मोक्ष प्राप्त कर ली है, तो आओ ना भाई. स्पेशल आवारा मुसाफिर चैलेंज है हमारा. आओ, कमेंट करो. सो आओ, देखते हैं. सो देयर इज नो एंड स्टेट. It's everything leads to more problems. See, if the Buddha was so enlightened, why are there so many problems in Buddhist countries? True. If Muhammad was the final prophet and it was meant to sort everything, why are there so many problems in Muslim countries? If Jesus was the son of God who was sent to save humanity, why are there so many problems in Christian countries? अगर कृष्णा ने वो क्या धर्म संस्थापनाय संभवामी, he doesn't say धर्म संस्थापनाओति, संभवामी युगे युगे. It is not the end, it is cyclic. We understand it is so we used to understand it was cyclic. Now we don't. But for a religion that is so extraordinary complex with nuance and shades of grey, we are the single most unnuanced, dumb, bipolar, binary people on earth today. बहुत सारे लोग इस पे ऑफेंड होने वाले हैं. प्लीज होइए. बट आंसर माय सेकंड क्वेश्चन, जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रोक कौन रहा है आपको? पर वो तो फिर a strong Pakistan has produced no good results for India. True. So you should always attempt the other, which is a broken Pakistan. There will be problems. I'm not saying there won't be problems. There will be problems. पर करके तो देख लो यार. बट जो हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की बात कर रहे थे, उसके पास पहुंच जाते हैं ना हम, अगर डायरेक्टली वी आर हेल्पिंग देम. मतलब ऑफ कोर्स हम बता के तो नहीं करेंगे. वो करेंगे क्या? सोवियत संघ के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स थे. जब वो टूटे, किस पे न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किया? 3 साल से युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किया नहीं किया. उनका टेक्निकली डॉक्ट्रिन में है फर्स्ट यूज, बट दे हैव नॉट यूज्ड इट. दे हैव सफर्ड ह्यूज लॉसेस, दे हैव स्टिल नॉट यूज्ड इट. आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो आई विल जस्ट आस्क यू वन लास्ट थिंग, विच इज़ कि अब तो ये हो गया है जो भी हुआ पहलगाम में, रिटेलिएशन, एवरीथिंग, काउंटर रिटेलिएशंस का हो सकता है, होगा नहीं होगा, वी डोंट नो अभी. बट द एंड गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, 48, 65, 71, 99, नाउ 2025, लग रहा है कि उस लेवल पे पहुंच सकता है. जो एंड गोल भारत का होना चाहिए, शुड इट बी डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान? आई बिलीव इट शुड. होगा या नहीं? मतलब इस बार नहीं होगा, और इस मे बी हो जाए. I mean, हमारे पास पर उसकी स्ट्रैटेजीज है. डू वी हैव दोस पॉलिसीज इन प्लेस कि हम कर सकते हैं? नो वी डोंट अनफॉर्चुनेटली. जब स्ट्रैटेजी तब आता है जब एबिलिटी आता है. अभी एबिलिटी नहीं है तो वो स्ट्रैटेजी नहीं है. एबिलिटी क्या होती है? सो फॉर एग्जांपल, जब आपके पास महीने आप 5 लाख कमा रहे होते हैं, तो आपका प्लान रहता है कि 2 साल के बाद आप BMW खरीद रहे हो. जब आपके पास महीने का 5 करोड़ आ रहा है, आपका प्लान होता है कि मैं हर 6 महीने एक नया रोल्स रॉयस खरीदूंगा. समझ रहे हो ना?
अभी हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है, तो प्लान भी नहीं। जब एबिलिटी आ जाएगी, हम तरक्की तो कर ही रहे हैं ना, Okay. जब वो एबिलिटी आ जाएगी, लगभग 15-20 हज़ार पर कैपिटा इनकम हो जाएगा, तब वो एबिलिटी भी आ जाएगा और फिर तब प्लान भी आ जाएगा। ओके, बट तब तक तो हम नहीं कर सकते। सो व्हाट शुड बी द प्लान तब तक? Which खेलते doesn't रहोगे। mean somebody else can't do it to them. हम्म, सी एक प्लान जो है वो इतना ये करो कि कोई और, लाइक अमेरिका डिसाइड्स टू डीन्यूक्लियराइज देम, विच इज देयर प्लान बी इंसिडेंट, इट्स कॉल्ड प्लान बी। या ओके, तो तब तक आइदर कोई और करेगा या हम खेलते रहेंगे ये गेम। या वो खुद अपने आप को कर देंगे। जब टूटेंगे, शायद एक सक्सेसर स्टेट हो, शायद ना हो, एंड दे हैव टू हैंड ओवर देयर न्यूक्स फॉर राइट। इकोनॉमिक रीजंस, यू नेवर नो। परफेक्ट। अभिजीत, थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्जेशन के लिए। Thank you so आई थिंक much. लास्ट टाइम ऑल्सो जब हमने बात की थी तो इट वॉज लॉट ऑफ थिंग्स जो हम मतलब प्लान नहीं की थी, बट वी डिड टॉक अबाउट दैट एंड आई लव टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री विथ यू, बिकॉज वो द बेस्ट पार्ट अबाउट यू इज़ कि आई कैन टॉक जियोपॉलिटिक्स प्लस हिस्ट्री, तो वो मुझे एक रूट ट्रेस डाउन करने में हेल्प हो जाता है। एंड थैंक यू फॉर सेइंग कि वो जो किताब है ब्लैक वेव वाली, आई शुडंट रीड दैट। No, you should read it. Yeah. Just look, anytime I open a book, my bullshit meter turns on. बिफोर गोइंग, बिकॉज ये बहुत सारे लोगों ने लास्ट टाइम मुझे बोला था, एनी टॉप ऑफ द माइंड आपके बुक रिकमेंडेशंस है अबाउट एनीथिंग? नहीं, अभी तक I haven't read any book. I've read a lot of books in the last year and a half too, but there's nothing that strikes me right now worth recommending. About India Pakistan, if anyone has to read anything? I think India Pakistan, read Dennis Cook's The America-India relationship and the Pakistan-America relationship. वो it'll help you triangulate the relationship very well. And then read Hussain Haqqani's books. एक और है, हाँ, तिलक देवाशर के बुक पढ़ी है, but that's from an Indian point Yeah. of view. So Pakistan's view of itself, critical view of itself, Hussain Haqqani. America's relationship, what the role America plays, both India-America and Pakistan-America, Dennis Cook's. And KUX, by the way, not COOKS. And Tilak Devashar for the Indian point of view. perfect. Thank you so much. Thank you.